हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बजट को ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। बचता है आपका जो बजट है वो केंद्रीय बजट का है, जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये जो कंटेंट है केंद्रीय बजट का, ये दृष्टि रिमाइंडर जो करंट अफेयर्स वार्षिकांक का है, यहाँ से लिया गया है। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल समराइज वे में दे रखा है, जो कि रिविज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और टू द पॉइंट बिल्कुल दिया गया है। तो एक समराइज वे में दिया गया था यहाँ पर, तो हमने सोचा यहाँ से कवर करवा देते हैं, जो कि केंद्रीय बजट भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ऑलरेडी आप यूपी बजट को कवर कर चुके होंगे, तो जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे केंद्रीय बजट और उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित जो भी प्रश्न आने वाले होंगे वह कवर हो जाएंगे। तो आइए फटाफट केंद्रीय बजट को कवर करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट्स की नोटिफिकेशन वहाँ पर भी मिलती रहे, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं देता है। तो आइए केंद्रीय बजट देखते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कारपोरेट जो कार्य मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2022 को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया गया है। जो बजट का अनुमान है, यानी जो सेंट्रल बजट यूनियन जो बजट है वह कितना है, तो 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। इसी आकार को, बजट का जो आकार, इसी तथ्य को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो कि पिछला बजट रहा है, पिछले बजट को आप देख सकते हैं 34.83 रहा है। तो 22-23 का जो बजट है वह 39.45 लाख करोड़ है। इसी तथ्य को आपको याद रखना है। इसके बाद चालू वित्त वर्ष में जो राजकोषीय घाटा रहा है जीडीपी का, वो 6.9% रहा है। तो सरकार का जब बजट पेश किया जाता है, यानी जो पिछला बजट जो पेश किया गया था 21-22 का, उसमें जो अनुमान लगाया था जीडीपी का कितना प्रतिशत जो राजकोषीय घाटा रहेगा, तो 6.8% रहा है। लेकिन लास्ट में पता चला जो जीडीपी का घाटा राजकोषीय रहा है वह 6.9 हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको करंट से ही पूछा जाएगा और वह तथ्य हो जाएगा आपके लिए कि जो यूनियन बजट 2022-23 का है, इसमें जो राजकोषीय घाटा है वह कितना अनुमानित है, तो 6.4%। यह इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजकोषीय घाटा बजट 2022-23 में कितना अनुमानित है, तो जीडीपी का 6.4% अनुमानित है। आइए बजट की मुख्य बातों को यहाँ पर देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है, जो सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। तो कितना है, 9.2% अनुमानित है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और अगले 25 वर्षों में भारत @100 पर पहुंच जाएगा। बजट में 4 प्राथमिकताओं पर विशेष जोर दिया गया है। यही आपके एग्जाम में 4 स्तंभ आपसे पूछे जाएंगे कि बजट में जो 4 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, 4 प्राथमिकताएं, 4 स्तंभ याद रखिएगा। पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समेकित विकास है। इसके बाद उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य योजना है। तो 3 पॉइंट ये हो गए जो स्तंभ पूछे जाते हैं, तो 4 स्तंभ पर आधारित है, याद रखिएगा। चौथा स्तंभ आता है निवेश का वित्त पोषण। तो 4 बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला फैक्ट है कि पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक, जिसमें कि सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। जब एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितना किलोमीटर का विस्तार किया जाना है, तो यह है 25,000 किलोमीटर। अगला फैक्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए कितना रुपए जो है जुटाए जाएंगे, तो 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना की गई है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता संवर्धन हेतु विश्व स्तरीय
स्वदेशी प्रौद्योगिकी कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क का जो जोड़े जाने का लक्ष्य वह कितना किलोमीटर है, तो 2000 किलोमीटर है। अगला फैक्ट है कि अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और निर्माण किया जाएगा। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, तो वह अमाउंट याद रखिएगा। संख्या कितनी है? 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ी। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रारंभ में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक की गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो गंगा नदी से सटे कितने किलोमीटर की चौड़ाई तक? 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगला तथ्य है आपका कि वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने तथा उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल के निर्माण एवं PLE हेतु 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन है। तो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव है, इसके तहत भी 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है आवंटित राशि है। इसके साथ ही साथ टारगेट जो है वह वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का कितना लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखिएगा 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य है। अगला फैक्ट है कि वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए था। तो मान लीजिए यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वर्ष 2022-23 में जो बजट रहा है, इसके अनुसार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत जो व्यय है, इसके लिए जो परिव्यय है वह कितना हो गया, तो परसेंटेज की जो बढ़ोतरी है वो 35.4% की तेज़ी से बढ़ोतरी के साथ 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि वर्तमान में देखेंगे तो 5.54 लाख करोड़ रहा है। अब जो है ये 7.5 लाख करोड़ की बात की जा रही है। अगला फैक्ट है कि वर्ष 2022-23 में पूंजीगत परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वर्ष 2022-23 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह GDP का कितना प्रतिशत, तो 2.9% है। अगला है कि केंद्र सरकार का जो प्रभावी पूंजीगत परिव्यय है 2022-23 में 10,68,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो GDP का लगभग 4.1%। तो यदि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा जाता है तो 4.1% जो है अनुमानित है। वहीं पर यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा जाता है तो 2.9% रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए की जो शुरुआत वर्ष है वह वर्ष 2022-23 है। अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन हेतु राज्यों को प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना? 1 लाख रुपए। तो याद रखिएगा यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में समग्र प्रोत्साहन हेतु अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन हेतु राज्यों को जो सहायता राशि आवंटित की गई है वह कितनी है, तो 1 लाख करोड़ रुपए होगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। तो ये जो राज्य सरकार का जो वित्तीय घाटा होता है वह केंद्र सरकार के द्वारा जो फिक्स किया गया है वह बताया गया है केवल और केवल 4% का होगा।
ठीक है। तो जो वित्तीय घाटा है राज्य सरकारों का वह 4% का ही अनुमानित किया गया है बजट 2022-23 में। तो जो स्टेट जीडीपी होंगी, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, तो उसका कितना अनुमानित है 4% ही, ज़्यादा नहीं, जिसमें कि 0.5 जो प्रतिशत यानी आधा प्रतिशत जो है विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। अगला फैक्ट है कि सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक जो न्यूनतम कर है वह भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% किया जाएगा। कितना प्रतिशत? तो 18.5% से घटाकर सीधे 15% होगा। अगला फैक्ट है कि उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की मौजूदा दर को 12% से घटाकर 7% किया जाएगा, जिनकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सहकारी समितियाँ, इनके वैकल्पिक जो न्यूनतम कर होंगे, इनके भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% किया गया है। और साथ ही साथ उन सहकारी समितियों के लिए जिनकी मौजूदा जो दर है वह 12% है, इनको घटाकर 7% किया जाएगा। और साथ ही उन सहकारी समितियों का किया जाएगा जिनकी जो आमदनी है 1 करोड़ रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम जो है 10 करोड़ रुपए तक। तो 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है, तो उन सहकारी समितियों का जो अधिभार है वो 12% है, उसको घटाकर 7% किया जाएगा। जबकि जिनका 18.5% दे रहे हैं टैक्स, वो है 15% देंगे। अगला फैक्ट है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% किए जाने का प्रस्ताव है। तो यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो फैक्ट है ये अति महत्वपूर्ण है, इसको याद जरूर रखिएगा कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं इनकी एनपीएस खाते में जो नियोक्ता यानी जो एम्प्लॉयर योगदान करते हैं, तो उन पर योगदान पर जो कर कटौती है, टैक्स की जो कटौती, उसकी सीमा जो है 10% से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? 14% कर दी गई है, याद रखिएगा। अगला फैक्ट है गैर मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति लीटर 2000 रुपये, माफ़ कीजिएगा, गैर मिश्रित जो ईंधन है उस पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति लीटर 2 रुपये का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। तो प्रति लीटर कितना अतिरिक्त? 2 रुपये गैर मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला है कि बजट 2022-23 में रुपया कहाँ से आता है? तो कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा सोर्स याद रखिए। तो सबसे ज़्यादा तो पैसा आने की बात की जा रही है बजट 2022-23 का जो 39.45 लगभग है। तो ये सबसे ज़्यादा जो पैसा है उधार और अन्य देयताएं से हैं। 100 पैसा में जो 35 पैसा है वो आएगा उधार और अन्य देयताओं से। तो पहला नंबर याद रखो। दूसरे नंबर पर जो आता है वो वस्तु एवं सेवा कर है, यानी जीएसटी से आने की बात की जा रही है। तो दूसरे तरफ से जो पैसा आने वाला है दूसरा सबसे ज़्यादा वह जीएसटी से कलेक्ट किया जाएगा, जीएसटी से। तो ये हो गया दूसरा नंबर आपका। इसके बाद आपको लेना है 15 पैसा दिया है और आयकर, ठीक है। तो कारपोरेट टैक्स है, कारपोरेट टैक्स से और जो इनकम टैक्स है यहाँ से जो अमाउंट आने वाला है वह 15 पैसा आएगा। तो दोनों तरह से जो है वो बराबर दिए हैं। तो कम से कम आप पहला, दूसरा और तीसरा याद रखिए, तीसरा और चौथा बराबर ही है, ठीक है। तो तीसरा आप इसी को समझ लिए। तीसरी जो रैंक है वह कारपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से है, जो कि 15 पैसे आने की बात की गई है। तो ज़्यादा नहीं कुछ याद कर पा रहे हैं तो कम से कम पहला ही याद रखिए कि उधार और अन्य देयताओं से सबसे ज़्यादा पैसा आएगा और इसके बाद जीएसटी का नंबर है दूसरे पर है। तो ये तो आ गई पैसे आने की बात जो बजट में एलोकेट किया गया है। सरकार अनुमान लगा रही इतना हम खर्च करेंगे तो कहाँ कहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा आएगा। तो उधार और अन्य देयताएं से पहले नंबर पर, दूसरे पर रहा जीएसटी।
पैसा जाएगा जो कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट के लोन है यानी ब्याज अदायगी में जो है सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा, 20 पैसे की बात की जा रही है। तो नंबर 1 आपका हो जाएगा ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी के बाद सरकार जो का और जो पैसा जाने वाला है वह जाएगा 17 पैसे, जिसमें कि करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा होगा। तो दूसरे नंबर पर जो पैसा जाने वाला है वह केंद्र से राज्य सरकारों को जानेगा, टैक्स जो कलेक्ट करेगी उसका। ठीक है, तो पहला हो गया ब्याज अदायगी। आने की जो सबसे बात की गई, उधार और देयताएं से पैसा आएगा। इसके बाद दूसरा जो रहा है वो जीएसटी से रहा है। पैसे जाने की बात जो की जा रही है, सबसे ज़्यादा सरकार ब्याज अदायगी में पैसा देगी। दूसरे नंबर पर जो है वो करों और शुल्कों यानी राज्य को जो हिस्सा देती है टैक्स का, उसका देना है। तो पहला दूसरा याद रखो। इसके बाद आप देख सकते हो तीसरे नंबर पर केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा तीसरे नंबर पर। तो पहला दूसरा तीसरा याद रखिए, पैसा आने की और जाने की। आगे बढ़ते हैं। और सरकार का जो बजट में कर प्राप्तियों का जो रुझान बताया जा रहा है कि जो सकल कर राजस्व होगा यानी जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स के जो पैसे आने हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ही तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो टैक्स से पैसा आने की बात की जा रही है, जीडीपी का 10.7% जो है पैसा आज कहाँ से टैक्स से वसूल करेगी सरकार। 2022-23 में जो अनुमानित है टोटल कितना 10.7% है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट यानी जो प्रत्यक्ष कर है तो 10.7 में प्रत्यक्ष कर से जो पैसा आने की बात की जा रही है, अनुमानित जो है रुझान जो बताया जा रहा है वो 5.5% का है। वहीं पर जो अप्रत्यक्ष कर है इनडायरेक्ट से यहाँ पर थोड़ा कम बताया जा रहा है, 5.2% क्या है अनुमानित है जीडीपी का। तो जीडीपी का 5.5% डायरेक्ट टैक्स से आएगा और इनडायरेक्ट टैक्स से 5.2%। तो यही टोटल है 10.7% जीडीपी का सकल कर राजस्व, ग्रास टैक्स रेवेन्यू। आगे अगला है बजट का सार दिया है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है, जो बजट है आपका 39.45 है। एग्जैक्ट जो आकार है इसका, कुल जो आकार है, जो कुल खर्चा है, ये पिछला हो गया, आपको यहाँ ध्यान देना है। तो 39.45 पढ़ रहे हो, तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो है 39,44,909 करोड़ रुपए है। तो याद रखिएगा 39,44,909 लाख करोड़ है। ठीक है, बजट जो अमाउंट दिया है वो लाख करोड़ में दिए हैं। तो ये आपका कुल जो व्यय है इसको याद रखना है इसमें। इसके बाद आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला फैक्ट है आपसे, वह यह पूछा जाएगा कि जो राजकोषीय घाटा है वह कितना है। तो राजकोषीय घाटा आपको जो अनुमानित किया गया ये अमाउंट आपको याद नहीं रखना है। राजकोषीय जो घाटा है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट तथ्य है। और वो कितना है 6.4% अनुमानित है राजकोषीय घाटा। जैसे कि उत्तर प्रदेश का आप बजट पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको लिखा मिला होगा 3.96% जो है राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश बजट का है, जबकि केंद्रीय बजट का 6.4% है। तो ये फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। बाकी आप देख सकते हो, कुछ टिप्पणी देख सकते हो यहाँ, और ये टिप्पणी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, एग्ज़ाम में कतई नहीं पूछा जाने वाला है। बढ़ते हैं अगले पेज पे। इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। यदि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, 1000 लाइक हो जाता है, वीडियो को पीडीएफ मैं ज़रूर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में। तो आइए अगला तथ्य देख लेते हैं, केंद्र सरकार का व्यय किस किस सेक्टर में कितना व्यय किया जा रहा है। तो बजट का आकार आपने देख ही लिया है, 39,44,909 करोड़ रुपए है। पेंशन के लिए जो आवंटित राशि है वो है 2,07,132 करोड़ रुपए। रक्षा के लिए आप देखोगे तो रक्षा वाला बजट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रक्षा का जो बजट है वह 3,85,370 करोड़ रुपए है। इसके बाद आप देखेंगे
प्रमुख सब्सिडी के लिए है 3,17,866। कृषि और संबद्ध कार्यकलाप के लिए 1,51,521 है। वाणिज्य और उद्योग के लिए 53,116 करोड़ है। पूर्वोत्तर का विकास के लिए 2,800 करोड़ रुपए है। वहीं पर बजट 2022 में एजुकेशन के लिए जो बजट आवंटित है, बजट की जो राशि है दोस्तों, वह है 1,04,278 करोड़ रुपए है। कितना? 1,04,278 करोड़ रुपए। एनर्जी सेक्टर में कितना आवंटित है? तो यह है 49,220 है। विदेश मामले के लिए 17,250 है। फाइनेंस यानी वित्त के लिए जो है 21,354 है। हेल्थ सेक्टर का इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो यह अमाउंट जो राशि जो आवंटित की गई है हेल्थ सेक्टर में, वह है 86,606 करोड़ रुपए है। वहीं पर गृह विभाग का देखेंगे तो गृह मंत्रालय के लिए जो आवंटित राशि है, वह जो आवंटित है 1,27,020 करोड़ रुपए है। ब्याज के लिए जो आवंटित राशि निर्धारित है वो 9,40,651 करोड़ रुपए है। जैसा कि आपने बजट का जो आता है और पैसा जाता है, उसमें आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो पैसे आने की बात की जा रही है, उधार और अन्य देवताओं से पैसा आएगा। दूसरे नंबर पर जो है वो जीएसटी है। सबसे ज़्यादा जो पैसा जाएगा उसकी बात आपने देखा, ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा। दूसरे नंबर पर जो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स का पैसा देती है, उसका हिस्सा दूसरे नंबर पर रहा है। तो ब्याज अदायगी में सबसे पैसा ज़्यादा रहा है, तो इसलिए आप जानते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्याज के लिए जो आवंटित राशि है 9,40,651 करोड़ रुपए है। और वहीं पर आईटी और दूरसंचार के लिए 79,887 करोड़ रुपए है। योजना एवं सांख्यिकी के लिए 5,720 करोड़ रुपए है। और ख़ासकर जो लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी यदि कर रहे हैं, तो ग्रामीण विकास के लिए जो आवंटित राशि है, याद रख सकते हो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है लेखपाल के लिए। ग्रामीण विकास के लिए जो आवंटित राशि है 2,06,293 करोड़ रुपए है। वैज्ञानिक विभाग का 30,571 है। सामाजिक कल्याण के लिए 51,780 करोड़ रुपए है। कर प्रशासन के लिए 1,71,677 करोड़ रुपए है। राज्यों को अंतरण की जो बात की गई है, राज्यों को जो ट्रांसफ़र किया जाएगा पैसा, दूसरे नंबर पर रहा है सबसे ज़्यादा पैसा ब्याज अदायगी में। इसके बाद राज्यों को जो टैक्स दिया जाएगा, कर का जो हिस्सा होगा, तो उसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। राज्यों को जो अंतरण होगा 3,34,339 करोड़ रुपए है। परिवहन के लिए जो पैसा आवंटित है वो 3,51,851 करोड़ रुपए है। वहीं पर संघ राज्य क्षेत्र के लिए यूनियन टेरिटरी को जो पैसा दिया जाएगा डेवलप के लिए 58,757 करोड़ रुपए है। और शहरी विकास के लिए, तो शहरी विकास के लिए आप देख सकते हो 76,549 करोड़ रुपए है। बाकी जो अदर हैं इसके लिए 1,13,301 करोड़ रुपए है। तो ग्रामीण विकास वाला याद रख सकते हैं, खासकर लेखपाल एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, आइए अगला तथ्य देख लेते हैं, थोड़ा कर प्रस्ताव से संबंधित है। तो टैक्स संबंधी गलतियों को सुधार करने के लिए करदाताओं को रिटर्न वर्ष के अंत से 2 वर्षों के भीतर दाखिल किया जा सकेगा। कितने? 2 वर्षों के भीतर। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीए खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को बढ़ाया गया है। पहले देखा 10% रहा, अभी पढ़ के आ रहे हो कितना? 14% किया गया है। इसके बाद दिव्यांगों को कर राहत दिया गया है। सहकारिताओं के लिए वैकल्पिक न्यूनतम दर और उपकर को कम किया गया है। अभी सब पढ़ के आ रहे हो, जिनके पास 1 करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है, तो उनको छूट दी गई है ना। पात्र स्टार्टअप्स को कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए निगमन की अवधि में 1 वर्ष का विस्तार भी किया गया है। और बार बार की जाने वाली मुकदमेबाजी को रोकने के लिए बेहतर प्रबंध की बात की गई है। वर्चुअल परिसंपत्ति से हस्तांतरण होने वाली जो आय है, उस पर जो है 30% का कराधान भी लगाया गया है। तो आपने सुना होगा कि जो डिजिटल करेंसी जैसे कि आपका बिटकॉइन है,
रिप्पल है ना, इस तरह की जो करेंसियाँ हैं, इन पर जो टैक्स यदि आप उनके खरीद फरोख्त करते हो और उस पर यदि आप कोई लाभ कमाते हो तो वहाँ पर जो है आपका यदि यानी 1 लाख रुपए की यदि लाभ आपने कमाया है तो 30,000 रुपये जो है सरकार को देना होगा, 30% टैक्स लगेगा। और इसके बाद कुछ और टैक्स ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हो तो 10% का जो है टीडीएस की भी बात यहाँ पर की गई है। उसको छोड़ो, बस यहाँ पर परसेंट याद रखो, 30% टैक्स है। कारोबारी खर्च के तौर पर बिना अनुमति वाली आय और मुनाफे पर अधिभार उपकर की भी बात की गई है। अधिभार उपकर जो सेस वगैरह सेस लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला अति महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, प्रमुख योजनाएं हैं और उनके लिए जो आवंटित राशि है उसका हिसाब किताब यहाँ पर दिया गया है। आइए देख लेते हैं सरसरी निगाह में। जैसे कि आपको सबसे पहले मनरेगा यहाँ पर दिख रहा है, तो केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा के तहत जो आवंटित राशि है वह कितनी है, तो यह 73,000 करोड़ रुपए है। तो आपको वर्ष 2022-23 का जो बजट अनुमानित है इसी को आपको याद रखना है, अमाउंट को। यह एक संशोधित अनुमान, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। संशोधित अनुमान वही होता है जैसे कि बजट 2021-22 का जो बजट आया रहा है उसमें बजट का अनुमान मान लीजिए कि मनरेगा के तहत जो है मनरेगा के तहत 80,000 करोड़ रुपए की बात की गई हो, लेकिन वास्तविक जो खर्चा रहा है, बजट अनुमान शुरू में कहा गया कि यहाँ 80,000 रुपये खर्च होगा, लेकिन उस वर्ष में लास्ट में पता चला कि 98,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, तो उसी को आप कहोगे कि संशोधित होकर कितना हुआ, तो ये हो गया 98,000 करोड़। तो वही बात की गई है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2022-23 का ही याद रखना है। तो मनरेगा के तहत दोस्तों अमाउंट जो एलोकेट किया गया है बजट वर्ष 2022-23 का वो है 73,000 करोड़ रुपए। वहीं पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कितना आवंटित है, तो 14,236 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन के लिए नीलबटा सन्नाटा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित राशि जो है वह 48,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत कितना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 12,954 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो आवंटित राशि है वह 663 करोड़ रुपए है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत आवंटित राशि 550 करोड़ रुपए है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आवंटित राशि 2300 करोड़ रुपए है। वहीं पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितना है, तो 7,192 करोड़ रुपए आवंटित राशि है। इसके बाद शहरी पुनर्जीवन अभियान, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आवंटित राशि कितनी है बजट में, तो बजट 2022-23 में 14,100 करोड़ रुपए आवंटित है। अगली जो योजना मिशन है वो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, जो कि सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। इसके तहत जो आवंटित राशि है वह 4,177 करोड़ रुपए है। इसके बाद प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत जो आवंटित राशि है वह जो आवंटित राशि है 10,234 करोड़ रुपए। कितना है दोस्तों, 10,234 करोड़ रुपए। जो आपका यहाँ पर आपने देखा जो गैप हो गया राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, तो कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है कि इसको जो है अब मर्ज कर दिया गया है, आपने देखा भी होगा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण के तहत, इसलिए वहाँ पर आवंटित जो राशि रही है वह नीलबटे सन्नाटा रही है। तो आइए यहाँ पर आप देखिएगा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत आवंटित राशि 10,234 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 10,433 करोड़ रुपए है। फसल बीमा योजना के तहत 15,500 करोड़ रुपए है।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 900 करोड़ रुपए है और सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2 के तहत 20,263 करोड़ रुपए है और राष्ट्रीय गंगा योजना के तहत आवंटित राशि 2800 करोड़ रुपए है। अटल भूजल योजना के तहत बजट में आवंटित राशि 700 करोड़ रुपए है, जबकि मिशन शक्ति में आवंटित राशि बजट 2022-23 में 3134 करोड़ रुपए है। तो बजट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय बजट 2022-23 को आप लोगों ने कवर कर लिया है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसकी PDF भी मिल जाएगी। यदि वीडियो पर 1000 लाइक यदि आप लोग कर देते हैं तब इसकी PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी दे दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन यानी घंटा की ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।